हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 10 और 11 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं। पहले में हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, और दूसरे में हमें यह सिद्ध करना है कि AP बराबर है CQ के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पहला भाग हल करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। पहला तो हमारा है APB यानी कि त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा है हमारा त्रिभुज CQD यानी कि त्रिभुज CQ और ये D। इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये दो त्रिभुज है हमारे, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारे कौन कौन से त्रिभुज हैं। त्रिभुज APB तथा दूसरा हमारा है त्रिभुज CQD में। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये वाली भुजा है यानी कि जो AB है वो बराबर हो जाएगी इस वाली भुजा के यानी CD के। क्यों? क्योंकि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा AB बराबर CD हो जाएगा। इसका कारण देंगे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखिए दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि जो ये वाला कोण है यानी कि कोण APB और दूसरा है हमारा कोण ये वाला यानी कि कोण CQD, ये दोनों कितने के होंगे? 90-90 डिग्री के। क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि जो ये विकर्ण है इस विकर्ण BD पर ये AP और ये CQ लंब है। लंब होने का मतलब क्या है कि 90-90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो इसलिए इस तरफ ये अगर 90 है तो इस तरफ ये भी हमारा 90 का हो जाएगा, और ये 90 तो यहाँ पर हमें दिया ही गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण कौन कौन से हैं। एक तो ये कोण APB, तो यहाँ पे कोण APB बराबर होगा कौन से कोण के? CQD के यानी कि इस वाले कोण के, और ये बराबर होंगे 90 डिग्री के। और इसका रीजन हम देंगे ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी चीज हुआ। अब देखिए तीसरी चीज, इसमें जो कोण ABP यानी कि ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इस वाले कोण के यानी कि कोण CDQ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोणों के बीच क्या संबंध है? ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABP बराबर होगा कोण CDQ के। ठीक है, तो इस तरह से कोण ABP और कोण CDQ बराबर हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रीजन देंगे हम एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हुआ। अब देखिए इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम यूज कर रहे हैं हम इसमें। ये हमारा भुजा कोण कोण यानी कि AAS सर्वांग समता नियम द्वारा कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज APB सर्वांगसम सिद्ध हो गया हमारा त्रिभुज किसके? CQD के। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध किया, और ये हमारा हो गया पहला भाग। अब दूसरा भाग हल करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो AP और CQ है यानी कि ये और ये क्या है? दोनों बराबर हैं। ये चीज हमें दर्शानी है। तो देखिए कि यहाँ पर जो ये हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया है, इन दोनों त्रिभुजों के ये दोनों संगत भाग हैं। तो इसलिए क्या होंगे कि CPCT से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस दोनों त्रिभुजों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर हमने त्रिभुज कौन कौन से APB को सर्वांगसम सिद्ध किया है त्रिभुज CQD के, इसलिए यहाँ से जो AP है वो बराबर हो जाएगा CQ के। कैसे? CPCT द्वारा, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 10 का हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 का हल करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, AB समांतर DE, BC बराबर EF और BC समांतर है EF के शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि इसमें हमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं छोटे छोटे। इनमें सबसे पहला हमें क्या दर्शाना है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में हमें चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। चौथा चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवें में AC बराबर DF और छठे में त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये चीज यहाँ पर हमें दर्शानी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला भाग करते हैं। तो पहले भाग में हमें क्या करना है कि इसमें चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यानी कि कौन से चतुर्भुज की बात की जा रही है? चतुर्भुज ABED इस वाले चतुर्भुज की बात की जा रही है। इसको मैंने दूसरे पेन से हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वाले चतुर्भुज को हमें क्या करना है? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो इसमें AB है वो बराबर है DE के, ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें दिया गया है कि AB समांतर भी है DE के, ठीक है, ये चीज हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। अब यहाँ पर अगर AB और DE समांतर है और AB और DE बराबर है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ABED है ये वाला चतुर्भुज ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म यानी कि जो AB ये और DE यानी कि ये दोनों क्या है? बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो इसलिए अगर किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म भी अगर बराबर हो और समांतर हो तो वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला भाग यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब करते हैं हम अपना दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो इसमें चतुर्भुज BEFC है वो एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि इस बार कौन से चतुर्भुज की बात की जा रही है? चतुर्भुज BEFC इस वाले चतुर्भुज की, इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चतुर्भुज को अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है प्रश्न में कि जो इसमें BC है वो बराबर है EF के। इसके अलावा इसमें BC समांतर भी है EF के, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है इसलिए रीजन लिख देंगे दिया है। अब अगर BC और EF समांतर है और BC और EF बराबर भी हैं यानी BC ये और EF ये अगर बराबर हैं और समांतर है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा BEFC है वो एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ये भी हमारा पहले भाग की तरह ही है। इसमें भी क्या है हमारा कि इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर BEFC एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको कि अतः BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा भाग हल हुआ। अब देखिए तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो AD और CF है वो समांतर भी है और AD और CF बराबर भी है। यानी कि इस बार हमें AD यानी इस वाली भुजा की बात की जा रही है और CF इस वाली भुजा की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं को हमें क्या करना है? समांतर और बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर इन दो भुजाओं में क्या है कि इसमें ये ABED और BEFC इन दोनों चतुर्भुजों के ये क्या है? एक एक भुजाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने ABED और BEFC को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये ABED एक समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भाग में इसको सिद्ध किया है। तो यहाँ पर इसका रीजन हम दे देंगे कि ये हमने सिद्ध किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर ABED एक समांतर चतुर्भुज है यानी ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसलिए जो AD है वो समांतर हो जाएगा BE के, यानी AD ये और BE ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में समांतर हो जाएंगे तथा दोनों यहाँ पर AD और BE बराबर भी हो जाएंगे। तो इस तरह से AD और BE समांतर और AD और BE बराबर हमने यहाँ पर सिद्ध किया। तो इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो BEFC है इसको भी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया
किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब ये क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि इसको भी हमने यहाँ पर दूसरे भाग में सिद्ध किया है, तो इसलिए इसका रीजन लिखेंगे सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब अगर BEFC यानी ये भी अगर एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो CF है वो समांतर हो जाएगा BE के। इसके अलावा जो CF है हमारा वो बराबर भी हो जाएगा BE के। तो इसको हम देते हैं यहाँ से समीकरण 2 का नाम। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर BE और यहाँ पे भी BE, यानी कि दाएं पक्ष में अगर यहाँ पर समांतर है तो बाएं पक्ष वाले भी समांतर हो जाएंगे। यानी कि अगर BE और ये BE है तो यहाँ पर भी AD और ये CF ये भी आपस में समांतर हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी BE और BE यानी दाएं पक्ष में इधर भी बराबर है, तो इसलिए AD और CF भी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण जो हमारा 1 है और 2 है, तो इस तरह से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि जो AD है यानी ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, इसके, यानी कि CF के। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर BE और BE दाएं पक्ष में अगर यहाँ पर सेम है, तो इसलिए हमारा AD और CF बाएं पक्ष वाला भी हो जाएगा यहाँ पर समांतर, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो यहाँ BE है वो अगर दाएं पक्ष में बराबर है तो AD और CF भी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे AD बराबर CF। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा AD समांतर CF और AD बराबर CF ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा भाग हुआ। अब देखिए करते हैं अपना चौथा भाग। तो चौथे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि इस बार किसकी बात हो रही है, कौन से चतुर्भुज की, ACFD, इस वाले चतुर्भुज की बात हो रही है इस बार। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पर ACFD हमें समांतर चतुर्भुज एक सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि जैसा कि हमने AD समांतर है CF के, ये हमने सिद्ध किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर AD समांतर CF और AD बराबर CF, ये चीज हमने यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका रीजन कि सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पर AD और CF यानी कि ये और ये यहाँ पर अगर बराबर हैं और समांतर भी हैं, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ACFD चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि यहाँ पर भी इस चतुर्भुज में क्या है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर यहाँ पर हमने सिद्ध किया, इसलिए हमारा ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये चौथा भाग सिद्ध हुआ। अब इसी के बाद हम कर लेते हैं अपना पांचवा भाग। तो देखिए पांचवें भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें AC बराबर DF है। यानी कि इस बार हमें क्या करना है कि AC इस वाली भुजा को और DF इस वाली भुजा को, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे कि देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्योंकि जो यहाँ पर ACFD है ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्योंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि AC बराबर DF हो जाएगा। क्योंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया है। तो ACFD अगर समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पर AC और FD भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इस चतुर्भुज के ये दोनों भुजाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका रीजन देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पांचवा भाग हल हुआ। अब देखिए इसका लास्ट जो कि अंतिम है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को सर्वांग सिद्ध करना है। तो इसलिए आप देखेंगे प्रश्न में यहाँ पर आकृति जो दी गई है, इसमें त्रिभुज ABC इसको और DEF यानी इसको, इन दोनों ही त्रिभुजों को हमें यहाँ पर सर्वांग सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजें हमें क्या क्या दिखेंगी कि सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि जो AB है और ये DE है ये यहाँ पर हमें बराबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों बराबर हैं। इसके अलावा जो हमारा BC है यानी ये जो है और EF यानी कि ये दोनों भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा AC है यानी ये जो है वो DF यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सिद्ध किया है। तो इस तरह से यहाँ पर तीन चीजें हो गई। अब इसको यहाँ पर हमें लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो ABC
तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DEF। इन दोनों में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा AB बराबर DE हो जाएगा और दूसरा इसमें जो हमारा BC है वो बराबर हो जाएगा EF के। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर दी गई है, इसलिए रीजन दे देंगे दिया है। अब तीसरी चीज इसमें जो हमने बताया था कि AC और DF ये हमने बराबर लिखा क्योंकि ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो इसलिए इसका रीजन हो जाएगा सिद्ध किया है। अब यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा नियम यूज हो रहा है, तो आप देखेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS सर्वांग समता नियम द्वारा जो हमारा त्रिभुज है, कौन कौन सा, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 11 का ये हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक 3 भाग हो गए और यहाँ पे ये हमारे बाकी के 3 भाग। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 10 और 11 के हल काफी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्नों के उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।